गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि इस समय हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम अध्ययन कर रहे हैं और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। और जैसे उसका अलग अलग जैव प्रक्रम में जैसे हमने पोषण पढ़ लिया, पौधों में पोषण पढ़ा, जंतुओं में पोषण पढ़ा, और उसके बाद मैंने श्वसन पढ़ा दिया, आपको परिवहन पढ़ा दिया। ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियो में आपको मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है। अगर आप ये सब ना देखे हों तो हम सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वो सारे टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आज हम लोग उसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और नए टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जाने कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन बच्चों, इसको अंग्रेजी में एक्सक्रीशन बोलते हैं और उत्सर्जन का मतलब होता है, जैसे आप लोग जानिए कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमारे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, खनिज लवण हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे शरीर में जाते हैं और ये हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं और वो हानिकारक पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। तो जरूरी क्या हो जाता है कि इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करना, क्योंकि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका तो शरीर हमारा अवशोषण कर लेता है, उसको ले लेता है, परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते, अर्थात वो विषैले होते हैं और हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं, उन्हें शरीर के बाहर करना आवश्यक हो जाता है। तो उत्सर्जन में वही होता है। उत्सर्जन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो वही प्रक्रिया, अर्थात जो विषैले पदार्थ शरीर के अंदर से जो बाहर किए जाते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन कहते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि ये जीवित अर्थात सजीवों में पाया जाता है उत्सर्जन, इसलिए जैविक प्रक्रिया कहना जरूरी है। तो उत्सर्जन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको शरीर के बाहर किया जाता है। वही क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात शरीर के बाहर क्या निकल रहा है, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग इसको बिल्कुल इसका आप लोग लिख भी सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बिल्कुल हमारे शरीर द्वारा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, हमारा शरीर उसको बाहर करता है। तो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है विषाक्त पदार्थों को, विषैले पदार्थ को, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब ये तो उत्सर्जन की बात हुई बच्चों। उत्सर्जन के बाद आता है कि अब ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर द्वारा बाहर निकाला जाता है। साथ उत्सर्जन, आप ये कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, जो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं और जिन्हें हमारा शरीर क्या करता है, शरीर से बाहर करता है, साथ उत्सर्जन करता है। तो जैसे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आप कह सकते हैं बच्चों कि आपके शरीर में कुछ उत्सर्जी पदार्थ, जैसे आपका अमोनिया हो गया, हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, हमारे शरीर में यूरिया बनता है, हमारे शरीर में यूरिक अम्ल बनता है। तो अमोनिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, यूरिया हुआ, ये सारी चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर द्वारा बाहर निकाली जाती हैं, अर्थात ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। चूंकि इनका उत्सर्जन होता है अर्थात हमारे शरीर के बाहर निकाला जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं।
उत्सर्जी पदार्थ में आपका जैसे पसीना होता है, कहने का मतलब आप देखते हैं गर्मी में क्या होता है, शरीर से पसीना निकलता है, तो पसीना भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ ही है, उसको भी हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। हम लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो मलमूत्र का त्याग, मलमूत्र क्या है, कहीं न कहीं ये उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ में हम आपको बता दें कि जैसे जीवों में अर्थात जंतुओं में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जंतुओं में क्या क्या होता है, जैसे हो गया आपका यूरिया, हो गया ये यूरिया उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल ये उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसको शरीर के बाहर निकाला जाता है। और होता है आपका अमोनिया। ये मेन जो होता है ये तीन होते हैं। क्या क्या होते हैं जंतुओं में, एक तो यूरिया होता है, एक यूरिक अम्ल होता है और तीसरा होता है अमोनिया। ये जंतुओं में होते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर में जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और इनका शरीर से उत्सर्जन होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। पौधों में भी होता है, जैसे जंतुओं में होता है उत्सर्जी पदार्थ, वैसे पौधों में भी होता है। आपने देखा होगा पौधों में कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आपने बबुल का पौधा देखा हो, बबुल में क्या होता है कि गोंद निकलता है, जैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। आप देखोगे उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसके जो तने होते हैं, उसमें देखेंगे तो एक गोंद जैसा एक पदार्थ निकलता है। तो वो गोंद जैसा पदार्थ जो बबुल में निकल रहा है वो क्या है, वो कहीं न कहीं उत्सर्जी पदार्थ है, उसको वो बाहर कर रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा रबड़ का पेड़, आपने देखा होगा रबड़ के पौधे से आपने देखा होगा कुछ उसमें दूध जैसा, जब उसको एक छाले को आप निकालेंगे तो कुछ दूध जैसा निकलता है, तो वो भी कहीं न कहीं क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ही बाहर निकलता है। तो पेड़ पौधों में भी आप कह सकते हैं, जैसे गोंद है, ये किस में पाया जाता है, बबुल में। आप याद रखें, बबुल पेड़ में गोंद होता है। और रेजिन होता है, ये रेजिन भी कहीं न कहीं आपका उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन है। तो कहने का मतलब ये लेटेक्स भी आप कह सकते हैं, लेटेक्स भी होता है, लेटेक्स ये कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि पौधों में कुछ ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं और इनका पौधे भी इनका बाहर निकालते हैं, अर्थात ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ जीव जंतुओं में क्या क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है। और चूंकि ये उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए जीव जंतु इन्हें क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं। और पौधों में भी जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, ये सारी चीजें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पौधों में होती हैं और पौधे भी इनका क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आपने देखा कि उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ, तो उत्सर्जन में आपने देखा क्या होता है, उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है, एक जैव प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका शरीर क्या करता है, बाहर निकालता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन में कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं उनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो उत्सर्जन क्रिया में जो जो चीज शरीर के बाहर निकल रहा है, चाहे पेड़ पौधों द्वारा निकाला जा रहा हो, चाहे जीव जंतुओं द्वारा निकाला जा रहा हो, उन सभी विषैले पदार्थों को जो शरीर से त्याग किया जा रहा है, वो सारी चीजें उत्सर्जी पदार्थ कहे जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में हमने आपको बताया कि जंतुओं में यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, और पौधों में गोंद है, रेजिन है, लेटेक्स है। इसके बाद आता है बच्चों कि अब ये जाने कि ये जो आपके उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, ये किसी न किसी अंग द्वारा ये शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो वो कौन कौन से अंग हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन अंगों के द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर के बाहर निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे उत्सर्जी अंग। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है एकदम एक दूसरे से लिंक है। उत्सर्जन, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो शरीर से बाहर निकलते हैं, उनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और शरीर के जिस अंग से वो उत्सर्जी पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग के बारे में आप लोग ध्यान से समझे। उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं जिनके माध्यम से शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। अब उत्सर्जी अंग हम चूंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पर हम जीव जंतुओं का ही पढ़ेंगे, अर्थात मनुष्यों के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जी अंग के रूप में क्या क्या होता है हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं
जो उत्सर्जन का काम करते हैं। कहने का मतलब वो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो अंग है यहाँ पर उत्सर्जी अंग, वो है आपका श्वसन अंग। कहने का मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो उसके लिए कोई एक अंग है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, वो है श्वसन अंग, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। तो श्वसन अंग में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा हम उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं। जैसे श्वसन क्रिया में क्या उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में जो मदद करता है वो अंग, वो कौन सा है? सबसे पहले तो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। जैसे मनुष्य में क्या होता है? फेफड़े होते हैं। फेफड़े के माध्यम से क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। मछलियों में क्या होता है? गिल्स होते हैं। तो फेफड़ा हो गया, गिल्स हो गया, और श्वास नली आप कह सकते हैं। जैसे कीट पतंग हुए तो उसमें श्वास नली होती है जिनके माध्यम से वो सांस लेते हैं। तो श्वास नली भी कहीं न कहीं आपका उत्सर्जी अंग ही कहलाएगा, क्योंकि चाहे सांस नली हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे वो आपका गिल्स हो, ये अलग अलग जीवों में पाया जाता है और इनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो श्वसन अंग हैं ये भी कहीं न कहीं आपके उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग में पहला हो गया आपका श्वसन अंग। श्वसन अंग में आपने देखा कि एक तो फेफड़ा हो गया, दूसरा गिल्स हो गया और तीसरा श्वास नली हो गई। ये सारी चीजें ये ऐसे अंग होते हैं जिनसे क्या होता है? विषैले पदार्थ अर्थात उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। दूसरे नंबर पे बच्चों आता है आपका त्वचा। त्वचा भी आपके शरीर में जो त्वचा है ये भी कहीं न कहीं क्या है? उत्सर्जी अंग है। और कैसे उत्सर्जी अंग है? आप जानते होंगे कि जो आपका ये त्वचा है, स्किन है, इस पर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? श्वेत ग्रंथि। और ये श्वेत ग्रंथि क्या करती है कि इसमें से जो पसीना वगैरह है, आपने देखा होगा कि शरीर से बाहर पसीना निकलता है, तो उसी श्वेत ग्रंथि से ही ये पसीना निकलता है। और ये पसीना क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होता है और त्वचा उसको क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ को अर्थात पसीने को बाहर निकाल रहा है। तो त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही होगा। और पसीना क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। और पसीना निकलने से क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान जो होता है नियंत्रण होता है। तो पसीना निकलना भी जरूरी है, क्योंकि पसीना हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। इसीलिए उसको उत्सर्जी पदार्थ कहा गया। उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं होगा। तो आपका जो त्वचा है इस पर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से पसीना शरीर से बाहर निकलता है। और पसीना निकलने से क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान निश्चित हो जाता है, नियंत्रित रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे बच्चों जो आपका उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग, वो है यकृत। यकृत जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। लीवर से भी क्या होता है कि जो कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो बाहर निकलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, लीवर क्या करता है? ये आपके शरीर में जो अमोनिया रहता है उसको किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और फिर वो यूरिया के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। और फिर और क्या करता है? जो हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अतिरिक्त होते हैं। कहने का मतलब कुछ प्रोटीन तो ऐसे क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी द्वारा, लेकिन कुछ प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, अतिरिक्त होता है। तो उसको ये क्या करता है? यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अमोनिया और प्रोटीन को अलग अलग पदार्थों में ये बांट देता है, उसको उसमें विभाजित कर देता है, उसमें तोड़ देता है। तो फिर ये जो पदार्थ हैं आप देख रहे हो कहीं न कहीं ये उत्सर्जी पदार्थ हैं और ये क्या करता है? यकृत अर्थात लीवर शरीर से उसको बाहर निकालता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका यकृत है ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। तो पहला आपने देखा श्वसन अंग, ये उत्सर्जी अंग के रूप में होता है। श्वसन अंग में आपने फेफड़ा देखा, गिल्स देखा, श्वास नली देखा। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि त्वचा भी आपका उत्सर्जी अंग है, जिसमें क्या होती है? श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे पसीना जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया यकृत। यकृत में क्या होता है कि यकृत क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है उसको यूरिक अम्ल में बदल देता है और फिर उसको बाहर निकालता है। तो आपका यकृत भी अर्थात लीवर भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। इसके बाद आता है जो अगला जो उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये चैप्टर
इसी उत्सर्जी अंग पर केंद्रित है, वो है वृक्क, जिसको आप अंग्रेजी में किडनी बोलते हो। तो वृक्क क्या करता है? वृक्क का काम ही है कि हमारे शरीर में खून जो रक्त होता है उसका शुद्ध करना, अर्थात हमारी जो किडनी है, हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है, जो पूरा रक्त पूरा परिसंचरण हो रहा है, उसको शुद्ध करने का काम क्या करता है? ये किडनी करता है। तो किडनी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग इसलिए है कि ये क्या करता है कि ये हमारे शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसका शुद्धिकरण करता है, उसको प्योर करता है, और उसमें से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको फिल्टर करता है, उनको छान कर उसको अलग करके हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, शुद्ध खून को भेजता है। बाकी जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको छान कर अलग कर देता है ये किडनी, और फिर वो विषैला पदार्थ हमारे शरीर द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वृक्क भी कहीं न कहीं आपके ये किसमें मदद कर रहा है? उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में मदद कर रहा है, अर्थात ये भी एक उत्सर्जी अंग है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर डिटेल जो है पढ़ेंगे वृक्क के बारे में कि ये वृक्क क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम बताएंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि वृक्क को कैसे आप बताएंगे, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हम मिटाते हैं जो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे वृक्क को। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक चित्र बनाने की कोशिश की है वृक्क की। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला चित्र आप देखिए, ये वृक्क का ही चित्र है, किडनी है। यहाँ पर पूरा एक किडनी क्या है, आप पूरा समझ सकते हैं कि उत्सर्जन अंग है, आप समझ सकते हैं। पूरा इसमें रूपरेखा है किस प्रकार से मनुष्य में ये दोनों, तो आप जो देख रहे हैं ये किडनी है, पूरा तंत्र ही हमने बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझाने में कुछ मदद मिल सके। तो हम लोग थोड़ा वृक्क के बारे में चर्चा करते हैं। वृक्क अर्थात किडनी। तो वृक्क के स्ट्रक्चर पे अगर आप जाएं तो वृक्क आप देख रहे हैं, जो आपका किडनी है, ये देख रहे हैं, ये जब लगभग लंबाई में, इसकी लंबाई, वृक्क की लंबाई जो होती है, ये लगभग आपका 10 सेंटीमीटर लगभग होता है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जो होती है, याद रखेंगे, वृक्क की चौड़ाई जो होती है लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, ठीक है। और आप याद रखें कि वृक्क जो होता है ये एक जोड़ा होता है, आप देख रहे हैं एक जोड़ा किडनी होता है। और इसमें बच्चों क्या होता है कि इसकी जो आकार होती है, आपने देखा होगा सेम जो खाया जाता है, सेम के बीज की जैसा होता है, सेम के बीज जैसा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक जोड़ा किडनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सेम के बीज जैसा होता है। और स्थिति क्या होती है कि किडनी में, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर किडनी है, किडनी के अंदर देख रहे हैं कुछ शंक्वाकार, एक शंकु के आकार का देखिए संरचना पाई गई है यहाँ पर दोनों किडनी में। ये जो शंकु के आकार की जो संरचना पाई गई है, इसको वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, किडनी के अंदर लगभग 15 से 20 की संख्या एक किडनी में, ये किडनी अलग है, किडनी अलग, 2 किडनी होती है बच्चों। तो कहने का मतलब ये जो पिरामिड के आकार का, अर्थात जो शंकु के आकार का आपको दिख रहा है, इसको वृक्क शंकु कहते हैं। और एक किडनी में कम से कम 15 से 20 ये वृक्क शंकु पाए जाते हैं। और यही वृक्क शंकु क्या करते हैं, ये खून को छानने का काम करते हैं, रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें कि वृक्क में किस प्रकार से क्या होता है, कैसे इसमें खून की सफाई होती है और खून की सफाई करने वाला अंग कौन सा है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं किडनी के अंदर एक स्पेशल अंग इकाई पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या करता है, सफाई का काम वही नेफ्रॉन ही करता है। क्या नाम है उसका? नेफ्रॉन। याद रखें, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होता है, ये वृक्क की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये वृक्क जो होता है आपका, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कौन सी? नेफ्रॉन इकाई है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन जो होते हैं ये किडनी के अंदर, आपको बता दें, एक किडनी में 10 से 12 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में। याद रखें, 2 किडनी है
तो 10 से 12 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये ब्लड को अर्थात रक्त को शुद्ध करने का काम यही करते हैं। और इनकी अगर परिभाषा पूछी जाए कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कौन सी? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक ऐसी संरचना होती है, एक ऐसा अंग होता है आपके किडनी का, जो उसी के द्वारा किडनी काम करता है। कहने का मतलब ये जो नेफ्रॉन है यही ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करने का काम करता है। ये संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अर्थात इकाई संरचनात्मक का मतलब इसी से वृक्क का निर्माण होता है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे घर है तो घर का संरचनात्मक इकाई क्या है? ईंट। जैसे बिना ईंट के घर नहीं बन सकता, इसलिए उसको हम संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं घर का। ठीक उसी प्रकार से किडनी का अगर संरचनात्मक इकाई पूछा जाए तो क्या है? नेफ्रॉन। तो कहने का मतलब किडनी का जो संरचनात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। और एक किडनी में याद रखिएगा 10 से 12 लाख क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन। तो ये अलग अलग किडनी में 10-12 लाख, इसमें 10-12 लाख इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं कि ब्लड को शुद्ध करते हैं। उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, आप ये देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर ये बनाने की कोशिश की गई है वृक्क को। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, जैसे ये आपके दोनों क्या है? किडनी है। और ये आपका राइट, जैसे अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो, हमारा ये हाथ राइट है यानी दाहिना है और ये बायां है। तो दाहिने हाथ की ओर अर्थात इस तरफ ये वाली किडनी राइट किडनी अर्थात दायां किडनी है, और ये यलके का मतलब लेफ्ट किडनी है। तो स्थिति क्या होती है? जैसे ये किडनी है, यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो है एक धमनी आ रही है। धमनी, ये नली एक आप दिखाई दे रहे हैं। तो ये धमनी क्या करती है? शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है वो यहां से आया, अशुद्ध रक्त ये देखो आ रहा है। आने के बाद यहां से इसे इधर भी घूम गया, इधर भी घूम गया, अर्थात अशुद्ध रक्त दोनों किडनी में चला गया। और जब यहाँ पर दोनों किडनी में अशुद्ध रक्त चला गया इस धमनी के माध्यम से, तो होता क्या है? जब अशुद्ध रक्त इस किडनी में आता है, ये जो आपके वृक्क शंकु दिखाई पड़ रहे हैं, इसी में आपको मैंने बताया कि 12 से 15 की संख्या में वृक्क शंकु होते हैं। और एक किडनी में कम से कम 10 से 12 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये ब्लड को, जब ये ब्लड आता है अशुद्ध रक्त, उसको साफ करने का काम करते हैं। जब साफ हो जाता है तो साफ होने के बाद आप देख रहे हो कि ये शुद्ध ब्लड, यहाँ पर तो अशुद्ध इससे आ रहा है, लेकिन यहां से जब साफ होके इधर से निकलता है और इधर से शुद्ध होके यहां से निकला, और फिर इस नली द्वारा, सिरा द्वारा शुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि धमनी द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त आता है और आने के बाद ये किडनी में इधर भी चला गया, इधर भी किडनी में चला गया। यहाँ पर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं। अशुद्ध करने के बाद फिर ये शुद्ध रक्त इधर से भी निकला, और ये यहाँ से जो शुद्ध हुआ था वो इधर से आया, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ता हुआ सिरा के द्वारा बाहर निकल जाता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। अब स्थिति क्या होती है? अब क्या होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त धमनी द्वारा आया, अशुद्ध रक्त सिरा द्वारा चला गया इस किडनी से शुद्ध होकर। तो जब रक्त अंदर आता है किडनी के अंदर, तो क्या होता है कि जो शुद्धिकरण होता है तो बहुत सारे विषैले पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, रक्त से छनता है। नेफ्रॉन में अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नेफ्रॉन द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, उसको छाना जाता है, और जो गंदगी होती है वो छन के, जो गंदगी जो होती है आप देख रहे हैं कि दोनों किडनी से यहाँ पर गंदगी जो होती है, अर्थात यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, अमोनिया हुआ, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं इधर से छन कर बाहर निकल जाती हैं। कहने का मतलब जो ब्लड शुद्ध था वो तो सिरा द्वारा बाहर निकल गया, लेकिन जो अशुद्धियां थी अर्थात जो हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ और आपका यूरिक अम्ल हुआ, उसमें कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कुछ ग्लूकोज की मात्रा भी थोड़ा मोड़ा बचा रहता है, जल भी रहता है। तो वो क्या होता है, अशुद्ध चीजें इस नली द्वारा क्या होती है, इस नली को क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये दोनों क्या है, इस किडनी से भी निकल रहा है और इस किडनी से भी निकल रहा है, तो इसको क्या है, ये मूत्र वाहिनी। तो ये अशुद्ध पदार्थ जो होता है इस मूत्र वाहिनी के द्वारा इस एक थैले नुमा स्ट्रक्चर जिसे मूत्राशय बोलते हैं, वो मूत्राशय में आके कलेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि मूत्राशय में जब इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित
टाइम के बाद क्या होता है, वो जो विषैला पदार्थ होता है ये मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से किडनी जो है काम करती है। हमने चित्र द्वारा समझाने की आपको कोशिश की, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही आसान है। और चित्र मैंने इसलिए बना के समझाया ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही सरल है कि इधर धमनी से अशुद्ध रक्त आया, यहां से आया और यहां इधर भी आ गया, जगह थी, और इधर भी, दोनों किडनी में अशुद्ध रक्त चला गया। फिर अशुद्ध रक्त क्या होता है कि ये जो आपका वृक्क शंकु है, इसमें किडनी के अंदर बहुत सारे इसी शंकु के पास या इसी में क्या पाए जाते हैं, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन का काम ही होता है रक्त को शुद्ध करना। तो रक्त को शुद्ध कर दिया, तो जो शुद्ध हुआ, ये देखो इधर से इस किडनी से इधर निकला और इस किडनी से इधर निकला, फिर ये दोनों एक ही मार्ग द्वारा अर्थात शिरा द्वारा विभिन्न अंगों में चले जाते हैं। तो ये तो जो अशुद्ध था आया रक्त, शुद्ध रक्त चला गया, तो जो शुद्ध हुआ तो कुछ न कुछ तो विषैले पदार्थ छूटे होंगे, तो उसको छानने के बाद अर्थात उसको अलग करने के बाद मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में आ जाता है और फिर कुछ एक निश्चित समय के बाद मूत्र मार्ग द्वारा उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बच्चों। और किस प्रकार से शरीर में जो है आपका जो है शरीर में रक्त का जो शोधन होता है वो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए, ये तो हमने किडनी के बारे में आपको बताया, उसके नीचे एक नेफ्रॉन जो आपका मैंने बताया कि नेफ्रॉन का ही काम होता है रक्त को शुद्ध करना। तो अगर एक नेफ्रॉन, जैसे 10 से 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं, तो अब एक नेफ्रॉन का चित्र मैंने बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर समझाने की आपको प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से क्या होता है। तो नेफ्रॉन की एक संरचना मैंने यहाँ इसके किडनी के नीचे बनाया है। आप ये देखिए, नेफ्रॉन है, इसमें क्या होता है बच्चों, यहां ध्यान से देखें, ये नेफ्रॉन का चित्र है, याद रख, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कटोरा नुमा जो संरचना, एक कटोरी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वोमेन संपुट। ये लिखा है वोमेन संपुट। होता क्या है कि यहाँ से एक नली देखिए, मोटी सी नली यहाँ पर जा रही है और बाद में एक कुंडलित संरचना, यहाँ पर पूरा कुंडलित संरचना बना के यहाँ से वही नली बाहर निकल रही है। जो ये नली जा रही है अर्थात जहां से अशुद्ध रक्त जाता है, यहां से अशुद्ध रक्त जाएगा इधर से, जो आपका मैंने बताया था ये इधर से आता है ना, इधर से घुसेगा, तो ये नेफ्रॉन का चित्र है, यहां से अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा। और अशुद्ध रक्त जब यहाँ पर जाता है बच्चों, तो यहाँ क्या होता है कि इस कटोरे नुमा संरचना में देखो कुंडलित संरचना बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रक्त जो होता है उसका शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण स्थिति आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप है इसको क्या बोलेंगे, अभिवाही धमनिका, इसको बोलेंगे अभिवाही धमनिका। और जिससे शुद्ध रक्त बाहर हो रहा है उसको अववाही धमनिका बोलेंगे। तो दोनों नाम याद रखेंगे, जिससे अशुद्ध रक्त आपके नेफ्रॉन में आता है उसको क्या कहेंगे, अभिवाही धमनिका। और जिस धमनिका द्वारा शुद्ध रक्त, यहां से तो अशुद्ध आया था, जिससे शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, नेफ्रॉन का वो अंग कहलाता अववाही धमनिका। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे, और ये जो कटोरे नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये वोमेन संपुट है। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाली नली मोटी है और ये वाली नली पतली है। इसको हमने जानबूझ के नहीं बनाया, बल्कि ये ऐसा है ही है कि ये मोटा है और ये पतला, इसके पीछे कारण है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये मोटा इसलिए है कि इस मोटे रास्ते से ज्यादा अशुद्ध रक्त अंदर जाता है, अशुद्ध रक्त ज्यादा जाएगा। अब यहां जाएगा, देख रहे हैं आप कुंडलित संरचना बनी हुई है, लेकिन निकलने का रास्ता देखो थोड़ा कम है। आने का रास्ता तो ज्यादा है लेकिन निकलने का रास्ता कम है। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आने का रास्ता भीड़ बढ़ा दिया जाए और निकलने के लिए पता लगा कि दरवाजा छोटा सा खोला जाए, तो जाहिर सी बात है दबाव रहेगा, सब एक दूसरे से धक्का मुक्की करेंगे। वही स्थिति यहाँ पर होती है जब अशुद्ध रक्त यहाँ आता है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों की, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और ये जब निकलता है यहाँ से, तो बहुत पतली नली है, तो धीरे धीरे निकलने के कारण क्या होता है, यहाँ से छन जा फिल्टर हो जाता है, अर्थात वो छनने लगता है। तो छनने के बाद क्या हो जाता है, जैसे ये देखो वहां पर कुछ पदार्थ बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे, इसमें जो छन के जो बाहर निकलता है वो क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, प्रोटीन है, लवण है, ग्लूकोज है। इतनी चीजें क्या होती है, छन के अलग हो जाती हैं। ध्यान दीजिए,
कहां से? इस बोवेन संपुट से। और जहां से ये जो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिखाई देता रहा, ये आपका है कुंडली संरचना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस जहां ये गोल गोल घुमा हुआ है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जब ये क्या होता है कि जब यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा, ज्यादा से ज्यादा अशुद्ध रक्त आ रहा है, आने का रास्ता चौड़ा है, जाने का रास्ता कम है, तो स्थिति क्या होती है? दबाव बनता है। भाई दबाव बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आने के 10 दरवाजे खोले जाए, जाने का एक दरवाजा हो, तो जाहिर सी बात है जहां जाने वाला दरवाजा होगा वहां पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, लोगों की धक्का मुक्की होगी, तो यहाँ पर रक्त का क्या होता है? दबाव बनता है। तो दबाव बनने के कारण क्या होता है कि रक्त जब दबता है तो उसमें फिल्टर होता है, अर्थात वो छन कर क्या निकलता है बाहर? अमोनिया, यूरिया, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज। तो होता क्या है, जो छन जाता है वो यहां से क्या होता है? इसमें आ जाता है, इस नली में। और इस नली में आ जाता है, आप देख रहे हैं इधर छन कर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर कुंडलित संरचना ये बनी हुई है, इस कुंडलित संरचना को कुंडलित नलिका कहते हैं, कुंडलित नलिका कहेंगे, ठीक है ना। अब ये कुंडलित नलिका से होते हुए जो आपका वेस्ट पदार्थ है, जो आपका विषाक्त पदार्थ, जहरीला पदार्थ, ये जो अमोनिया, यूरिया, ये सब सारी चीजें हैं, ये जो विषैले पदार्थ के रूप में आता है, ये आप देखिए इस तरफ से होता हुआ आप ये रास्ता तय करता हुआ ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। ये आप देखिए, क्या देखिए यू के आकार का एक संरचना दिखाई पड़ रहा होगा। इस यू के आकार की संरचना को जो इधर आपका जो इधर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे हेनेल का अवरोही चाप। इधर वाला, इधर को क्या बोलेंगे? हेनेल का अवरोही चाप। और जो ऊपर की ओर जो आपका जो अशुद्धियों को जो ऊपर ले जा रहा है जो नली, उसको बोलेंगे हेनेल का अधिशोषी चाप। याद रखेंगे, नाम जरूर याद रखेंगे। तो ये देखिए विषैले पदार्थ यहाँ से छन कर आ रहे हैं और यहाँ से आपका हेनेल का अवरोही चाप द्वारा हेनेल के अधिशोषी चाप से चढ़ते हुए, यहाँ पर भी देखो कुंडलित संरचना, इसको भी कुंडलित नलिका ही बोलेंगे। और चढ़ता हुआ आप देख रहे हैं कि विषैले पदार्थ ऐसे घूमते हुए इस तरीके से आप देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये सभी विषैले पदार्थ आके, ये संग्राहक है, इसका नाम क्या है? संग्राहक। इसमें आके इकट्ठा हो जाते हैं विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ में कौन कौन सी चीजें हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इकट्ठा संग्राहक में हो जाती हैं। और एक इसका जो कनेक्शन होता है वो मूत्राशय से होता है, मूत्रवाहिनी से होता है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? मूत्रवाहिनी के द्वारा यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो बच्चों ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की संरचना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब मैंने बताया कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही क्या करते हैं? देख रहे हैं कि ब्लड को क्या कर रहे हैं? शुद्ध करने का काम। अर्थात ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, काम यही करता है। जो आप दिखाई पड़ रहा है, जो सेम के बीच के आकार की जो आपकी किडनी दिख रही है, किडनी के अंदर ही 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन का चित्र है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही करीब 10 से 12 लाख इसमें, 10 से 12 लाख इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और एक नेफ्रॉन का चित्र मैंने बना के आपको बताने की कोशिश की कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है। क्योंकि 10 से 12 लाख होते हैं और 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए इतना बड़ा हुआ एक किडनी, तो 10 सेंटीमीटर में 10 से 12 लाख होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबका यही काम है, क्या करना? रक्त को शुद्ध करना। तो नेफ्रॉन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप देख रहे हैं जो एक कटोरे जैसा जो दिख रहा है, ये बोवेन संपुट है। और यहाँ से एक नली अशुद्ध रक्त आती है जिसको अभिवाही धमनिका बोलते हैं। और यहाँ ये कुंडलित संरचना जो कुंडलित बन गई है, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और जब ब्लड इधर से आता है अशुद्ध रक्त, तो यहाँ पर बहुत दबाव बनता है। तो दबाव इसलिए बनता है क्योंकि जाने का रास्ता कम है और आने का रास्ता ज्यादा है, तो यहाँ दबाव ज्यादा बनेगा। तो दबाव के कारण क्या होता है? रक्त जो होता है छनता है, और छन कर जो अशुद्धियां होती हैं, अर्थात अशुद्धियों के रूप में अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीजें क्या है? यहाँ से निकलती हुई धीरे 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 इस आपके हेनेल की अवरोही चाप द्वारा, हेनेल के अधिशोषी चाप से होते हुए इस कुंडलित संरचना में जाके इधर संग्राहक में इकट्ठा होती हैं और बाद में फिर इसके नीचे से मूत्राशय में चली जाकर मूत्रवाहिनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो मैंने ये चित्र आपको बताया और ये दोनों चित्र
ये आपके वृक्क का चित्र है और ये आपके नेफ्रॉन का चित्र है। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आप लोग कोशिश करिएगा 1 से 2 बार 3 बार जब आप बनाएंगे तो आपका धीरे धीरे बनने लगेगा। मेन इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख रहे हैं यहाँ छानने वाली प्रक्रिया यही हो रही है, बाकी तो कुल पाइप ही है। आप इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप इसको देखें जो कटोरे जैसा है, यहाँ से छन के 2 कुंडल बनाइएगा, एक कुंडल यहाँ पर, एक कुंडल यहाँ पर, एक यू के आकार की बना के इसको संग्राहक से जोड़ दीजिएगा। इतनी बातें आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। आइए इसके बाद जो है आता है आपका, ये तो हो गया आपका वृक्क हो गया, नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन का कार्य हो गया, किस प्रकार से मूत्र या अर्थात जो आपका वेस्ट मटेरियल है किस प्रकार से वो बाहर निकलता है। इसके बाद आता है आपका इसका कार्य, वृक्क का कार्य। क्या होता है वृक्क का कार्य? तो आपने देखा कि वृक्क का कार्य का मतलब हुआ कि मूत्र का निर्माण। वृक्क में आप देख रहे हैं जो अशुद्धि होती है, देखो इस मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में आके मूत्र मार्ग द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है। तो चाहे आपसे वृक्क का कार्य पूछे, चाहे आपसे मूत्र का निर्माण पूछे, आप दोनों एक ही बात कहेंगे, क्योंकि जो वृक्क का निर्माण, वृक्क का जो कार्य है वो मूत्र का निर्माण करना है। तो इसके कार्य के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ें कि क्या क्या कार्य होता है। तो वृक्क का कार्य जो है वो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने नोट किया है, ये वृक्क का कार्य मूत्र का निर्माण। चाहे वृक्क का कार्य पूछे चाहे मूत्र का निर्माण पूछे, तो पहला जो इसका काम है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है। क्या है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन? यहां पर आप फिर आइए देखिए, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, जो एक कुंडलित संरचना है, होता क्या है कि जब यहां पर दबाव बनता है तो दबाव होने के नाते ये स्थिति जो होती है, यहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसे पाइप जैसी संरचना जैसे छोटी छोटी होती है यहाँ पर, और इसका कनेक्शन सीधा यहाँ से जुड़ा होता है ये। तो जब क्या होता है कि जब यहाँ पर ये आपका अशुद्ध रक्त आता है, जब यहाँ पर दबाव बनता है, तो ये जो अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक अम्ल है, ये तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इनको तो बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन जैसे प्रोटीन हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो क्या करता है कि ये जो आपकी जो नसें हैं, ये जो आपका जो ऐसे संरचना जा रही है, ये क्या करती है कि इसको ग्लूकोज को और प्रोटीन को अवशोषण कर लेती है, यहीं पर खींच लेती है, उसको शरीर के बाहर नहीं जाने देती है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो अशुद्धियां होती हैं वो फिल्ट्रेट हो जाती हैं, और जो आपका जो ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वो इस आप क्या कह सकते हैं, नस कह सकते हैं, इस नस द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो पहला काम क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है। ये फिल्ट्रेशन का काम करता है वृक्क, इसलिए इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के नाम से दिया गया। दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण क्या है? ये आप देख रहे हैं कि जो ट्यूबुलर संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर भी कुछ नसें होती हैं कुछ इस तरीके से, और ये नसें क्या करती हैं कि इसमें से जो अशुद्धियां जा रही हैं, अशुद्धियों में जो प्रोटीन होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो जल होता है, तो प्रोटीन भी शरीर के लिए लाभदायक है, जल भी लाभदायक है, और आपका ग्लूकोज भी लाभदायक है। तो ये नसें क्या करती हैं? इसका अवशोषण कर लेती हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसको यहाँ से अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहे जाते हैं? ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। चूंकि ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर है इसलिए इसको ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहते हैं। तो ये वृक्क के 2 कार्य हैं। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन का काम करता है। आप मान लीजिए ये शब्द आपको कठिन लगे तो आप केवल याद रखिए फिल्ट्रेशन का काम करता है, और पुनर्अवशोषण का काम करता है। सिर्फ इसमें जो विषैले पदार्थ आते हैं, विषैले पदार्थ में भी कुछ काम की चीजें होती हैं, जैसे काम की चीज प्रोटीन है, ग्लूकोज है, जल है, तो उसको हमारे बॉडी की जरूरत होती है, तो वो उसका पुनः अवशोषण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहते हैं। तो ये वृक्क के 2 काम है। सबसे पहला तो हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया, और दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। अब इसके बाद आता है टॉपिक मूत्र का कंपोजिशन, अर्थात जो मूत्र का निर्माण हो रहा है उस मूत्र में क्या क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि मूत्र में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो बच्चों मूत्र में 3 प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक तो जल है जो कि 96% पाया जाता है, लवण है
जो कि 1.5-1.5% लगभग लवण होता है, और अन्य पदार्थ भी लगभग 2.5% जिसमें सोडियम क्लोराइड जैसे नमक वगैरह है, ये सारी चीजें मूत्र की बनावट में, मूत्र के कंपोजिशन में पाई जाती है। जैसे जल है कितना परसेंट, 96%। उसके बाद क्या है, लवण है कितना परसेंट, 1.5%। उसके बाद वो आपका अन्य पदार्थ है जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह है, इसकी मात्रा लगभग 2.5% होती है। ये तो मूत्र का बनावट हो गया। इसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक है कृत्रिम वृक्क, अर्थात ये तो आपने देखा कि ये वृक्क है, कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क पूछा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कृत्रिम वृक्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कृत्रिम वृक्क क्या है। कृत्रिम वृक्क, ये आर्टिफिशियल किडनी। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि आजकल बहुत सारे आपको सुनाई पड़ते हैं कि उनकी किडनी खराब हो गई, उनका एक किडनी खराब हो गया, वो एक किडनी पे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए एक किडनी खराब है, चलिए एक किडनी से काम तो हो जाता है, लेकिन पता लगा कभी कभी स्थिति क्या होती है कि दोनों किडनियां खराब हो गई। अब किडनी खराब होने का मतलब बहुत बड़ा झंझट आ गया कि जो हमारे शरीर में जो रक्त है उसका शुद्धि नहीं हो पाएगा, और हमारे शरीर में धीरे धीरे विषैले पदार्थ जो बाहर निकल रहे हैं वो अंदर ही रह जाएंगे। और आप समझ रहे हैं कि ये विषैले पदार्थ जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, जो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, अगर ये हमारे शरीर के अंदर ही रह गए तो क्या होगा कि हमारे शरीर में इसका बहुत दुष्प्रभाव होगा, और धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे और शरीर क्या होगा, मर जाएगा। तो कहने का मतलब कभी कभी ये किडनियां खराब हो जाती हैं। तो किडनी खराब होती है तो एक मशीन होती है, आप कह सकते हैं वो मशीन किडनी का ही काम करती है। तो डॉक्टर लोग उसको क्या करते हैं, आपके शरीर में जैसे किडनी होती है ठीक उसी प्रकार से उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जो काम किडनी कर रही है अर्थात वृक्क करता है, वही काम वो मशीन करने लगता है। उसी मशीन को क्या कहेंगे, कृत्रिम वृक्क। वृक्क क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वृक्क का ही काम कर रहा है, अर्थात किडनी का ही काम कर रहा है, इसलिए उसको वृक्क कहेंगे। और कृत्रिम इसलिए कह रहे हैं कि वो नेचुरल नहीं है। भाई एक तो होता है भगवान ने सबको दो दो किडनियां दे रखी है, वो तो नेचुरल हो गया। अब वो नेचुरल किडनी खराब हो गया और हम जीना भी चाहते हैं, तो जीना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस यंत्र को लगवाएंगे जो वृक्क का काम करता है। तो चूंकि उसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है इसलिए उसको कृत्रिम वृक्क कहा गया। और इस काम क्या होता है, वृक्क का काम ही होता है खून का शोधन करना, खून को शुद्ध करना, खून को शुद्ध करना। भी आप यही देख रहे हैं, अब खून को शुद्ध करना, इसको एक नाम दिया जाता है डायलिसिस। डायलिसिस याद रखें। कभी कभी क्या होता है कि आपकी किडनी जब धीरे धीरे काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है, ये डायलिसिस नहीं हो पाता है। डायलिसिस का मतलब खून का शुद्ध करना। तो खून जब शुद्ध नहीं होगा, डायलिसिस की क्रिया हो नहीं पाएगी, तो आपके शरीर में ये विषैले पदार्थ जो है इकट्ठा होंगे और आपका शरीर फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, आदमी मर जाएगा। तो डायलिसिस को कराने के लिए हम एक यंत्र लगाते हैं जो वृक्क का काम करता है, जिसको हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। तो कृत्रिम वृक्क में अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कृत्रिम वृक्क एक ऐसा अंग है, एक ऐसा यंत्र है जो हमारे शरीर में वृक्क का काम करता है। जब वृक्क खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, तो उसे शरीर में क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, और वो वही काम करता है जो आपका वृक्क करता था। तो वृक्क का काम भी डायलिसिस करना था, अर्थात खून को शुद्ध करना था। ये भी क्या करता है, खून को शुद्ध करता है। तो बच्चों ये आज आपने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य में उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन में मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन का मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट 2 मिनट में करा दे रहा हूं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, ये उत्सर्जन है। और उत्सर्जन के में क्या क्या निकलता है, जो जो पदार्थ शरीर से बाहर निकल रहे हैं उनको उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। और जिस अंग द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं शरीर से, उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग में मैंने आपको 4 प्रकार की बातें बताई। एक तो श्वसन अंग आपका उत्सर्जी अंग है, जैसा कि श्वसन अंग में आपका फेफड़ा है, गिल्स है, आपका श्वास नली है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर करती है। दूसरा जो आपका उत्सर्जी अंग है वह है त्वचा। त्वचा में हमने आपको बताया कि इसमें श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, जिससे पसीना जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया यकृत। यकृत भी आपका क्या करता है, ये उत्सर्जी अंग के रूप में है। ये अमोनिया को यूरिया में और प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदलकर बाहर निकालता है। तीसरे नंबर पे वृक्क मैंने बताया। वृक्क में जो होता है नेफ्रॉन, जो इसकी इकाई है, हमने आपको इसके बारे में डिटेल बताया
इसका डिटेल पढ़ना था तो मैं आपको वृक्क के बारे में यहाँ पूरा चित्र से समझाया कि किस प्रकार से धमनी से अशुद्ध रक्त आता है जो दोनों किडनियों में जाता है। यहाँ से वृक्क शंकु होते हैं, यहाँ क्या होता है 10 से 15 लाख जो होता है नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध होके फिर यहाँ से आती है, फिर यहाँ से आके शिरा द्वारा विभिन्न अंगों में चला जाता है और जो गंदगी होती है वो इस मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में आके मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद आपको बताया कि नेफ्रॉन का एक अलग चित्र मैंने आपको समझाया कि ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होता है, कटोरे नुमा संरचना होती है जिसको बोमेन संपुट बोलते हैं। इसमें एक नली जो मोटा होता है थोड़ा, उसको जो अभिवाही धमनी क्या बोलते हैं, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ पर बिल्कुल कुंडलित संरचना करके यहाँ कोई जो गंदगी होती है वो छन जाता है, फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होकर जो शुद्ध रक्त होता है इससे विभिन्न अंगों में चला जाता है अवाही धमनिका द्वारा। और जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जो अशुद्धि के रूप में यहाँ फिल्टर होता है वो इस कुंडलित नलिका द्वारा यहाँ से होता हुआ सीधा सीधा संग्राहक में जाता है और संग्राहक में जाके सीधा मूत्रवाहिनी द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। हम चाहते हैं एक बार हट जाते हैं पूरे, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें आप इसका एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ इतना बात करना है बच्चों कि जितना सरल से सरल तरीका था मैंने आपको उस तरीके से बताया, चित्र भी समझाया। अब आपका काम है कि इस चित्र को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और कहानी की तरह, जैसे जिस प्रकार से मैंने कहानी आपको बताया कि कैसे क्या होता है, आप इसको कहानी की तरह याद भी रखेंगे। और अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, हम आशा करते हैं कि आया भी होगा। और नहीं अगर आया है थोड़ा मोड़ा तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, 100% आपको उत्सर्जन पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। और आपके ये कंपटीशन के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से कम 4 से 5 नंबर आता है। अब बच्चों आपसे मैं बात कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो, ये क्लास उन बच्चों तक भी पहुंच पाए। और आप इसको लाइक भी करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बच्चों, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपको आगे का क्लास और भी अच्छे ढंग से देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।